हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जनवरी 2026 के एमसीक्यू, जो भी आज इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर में था हिंदू में। हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स आज इम्पॉर्टेंट थे वहाँ से जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम क्वेश्चंस वो करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद रेफरेंस टू द पेट्रो डॉलर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स इट्स इम्पैक्ट ऑन द यूएस इकोनॉमी। पेट्रो डॉलर सिस्टम पूछ रहे हैं और यहाँ पे हमने बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। इट अलाउज द यूनाइटेड स्टेट्स टू मेंटेन परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट्स बाय इंश्योरिंग अ कांस्टेंट ग्लोबल डिमांड फॉर द यूएस डॉलर। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे पेट्रो डॉलर सिस्टम क्या है, ये अलाउ करता है यूएस को टू मेंटेन परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट्स बाय इंश्योरिंग अ कांस्टेंट ग्लोबल डिमांड फॉर द यूएस डॉलर। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है, it mandates that all OPEC member nations must hold at least 50% of their sovereign wealth in the US Treasury bonds। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट, बिकॉज एक तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑल OPEC members एंड मस्ट होल्ड एट लीस्ट 50% ऑफ देयर सोवरेन वेल्थ। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, आप लोग इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये सारे ओपेक मेंबर एग्री नहीं किया है, सारे मेंबर्स ने एग्री नहीं किया है। एक तो सऊदी अरेबिया एंड कुछ अदर नेशंस जो हैं वो उन्होंने एग्री किया है, बट इसका कोई फिक्स्ड नहीं है कि एटलीस्ट 50% जो है उनको अपनी वेल्थ का यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में वो करना है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, द सिस्टम forces oil importing nations to maintain large dollar reserves, effectively subsidizing US domestic interest rates। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है एंड फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1 and 3 हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। 1 and 3 इज द राइट आंसर। सेकेंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूआपा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। यहाँ पे हमने इसकी भी स्टेटमेंट्स बतानी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, अंडर द 2019 अमेंडमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिजाइनेट एन इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट इवन बिफोर अ फॉर्मल कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 2019 में अमेंडमेंट किया गया था इस एक्ट में एंड इस अमेंडमेंट के तहत बोला गया था कि किसी इंडिविजुअल को भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है इवन बिफोर अ फॉर्मल कन्विक्शन बाय अ कोर्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, द एक्ट अप्लाइज ओनली टू इंडियन सिटीजन्स एंड डज नॉट एक्सटेंड टू क्राइम्स कमिटेड बाय फॉरेनर्स ऑन इंडियन सॉइल। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ये हमारी जो है यूआपा ये एक्ट जो है ये अप्लाई होता है सिटीजन्स पे भी एंड फॉरेनर्स पे भी, और ये इवन अगर कोई क्राइम आउटसाइड इंडिया हुआ है तब भी ये एक्ट अप्लाई होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाएगी इनकरेक्ट है। थर्ड है, द प्राइमा फेशिया सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर डिनाइंग बेल अंडर यूआपा इज अ लोअर थ्रेशोल्ड देन द गिल्टी थ्रेशोल्ड यूज्ड इन PMLA केसेस। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1 and 3। 1 and 3 जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द माधव गडील कमेटी एंड द कस्तूरी रंगन कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन दोनों कमेटीज़ के बारे में आपको अच्छे से रिकमेंडेशन इनकी पढ़ लेनी है, बिकॉज ये कंटिन्यूसली न्यूज़ में रह रहे हैं, ऊपर से एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। ये जो है माधव गडील कमेटी हमने कल भी डिस्कस किया था, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। दोनों ही कमेटीज़ के बारे में हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, वाइल गडगिल रिकमेंडेड अ prohibit all approach for the entire Western Ghats, Kasturi Rangan adopted a prohibit only destructive approach for 37% of the area। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। गडगिल कमेटी जो उसने रिकमेंड किया है प्रोहिबिट ऑल अप्रोच फॉर द एंटायर वेस्टर्न घाट्स के लिए। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। एंड कस्तूरी रंगन की अगर हम बात करें तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या अडॉप्ट किया था, प्रोहिबिट ओनली डिस्ट्रक्टिव अप्रोच, ठीक है, फॉर 37% ऑफ द एरिया। स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है, both committees agreed on the complete prohibition of mining and thermal power plants in the identified ecological sensitive areas। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। दोनों ही कमेटी, गडगिल कमेटी एंड जो कस्तूरी रंगन कमेटी है, इन दोनों ने ही एग्री किया था इस चीज़ पे कि कंप्लीट प्रोहिबिट कर देना चाहिए माइनिंग एंड थर्मल पावर प्लांट्स को, जो भी आइडेंटिफाइड किए गए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में। जो भी एरियाज इकोलॉजिकली सेंसिटिव कहा गया है इनको यहाँ पे बिल्कुल प्रोहिबिट कर देना चाहिए, कंप्लीट प्रोहिबिशन होना चाहिए। स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, द गडगिल रिपोर्ट वॉज क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग
टेक्नोसेंट्रिक वेयर एज द कस्तूरी रंगन रिपोर्ट वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स इकोसेंट्रिक बॉटम अप अप्रोच। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है बिकॉज ये ऑपोजिट लिखा है। ये जो टेक्नोसेंट्रिक की बात है ये कस्तूरी रंगन कमेटी के लिए है, रिपोर्ट के लिए, एंड यही जो इकोसेंट्रिक बॉटम अप अप्रोच है ये गडगिल रिपोर्ट के लिए कही गई है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली 1 and 2 बिकॉज हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे। सो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉग्निशन ऑफ सोमालीलैंड हैज़ बिकम अ जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट। सो सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया है इसराइल ने। इसराइल फर्स्ट कंट्री बना है जिसने एज ए सेपरेट नेशन जो है उसे एक्सेप्ट किया है किसे, सोमालीलैंड को। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स हमसे। तो स्टेटमेंट 1 है सोमालीलैंड इज अ डी फैक्टो इंडिपेंडेंट स्टेट लोकेटेड अलॉन्ग द गल्फ ऑफ एडन दो इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ सोमालिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सोमालीलैंड जो है ये किसका पार्ट है, ये सोमालिया का ही पार्ट कंसीडर किया जाता था, बट सोमालीलैंड को एज ए सेपरेट नेशन जो है किसने रिकॉग्नाइज किया है, फर्स्ट स्टेट बना है इसराइल। सेकेंड है चाइनाज हेसिटेशन टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड इज रूटेड इन इट्स ओन वन चाइना पॉलिसी एंड कंसर्न्स ओवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। देन थर्ड है यहाँ पे recognition of Somaliland would grant landlocked Ethiopia strategic access to the Red Sea via the port of Berbera। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1, 2 and 3। The next question is in the context of India's polar research program consider the following statements regarding the Antarctic Treaty System। So Antarctic Treaty System से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है इट प्रोहिबिट्स एनी मेजर्स ऑफ अ मिलिट्री नेचर सच एज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिलिट्री बेसिस और वेपन्स टेस्टिंग। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो ट्रीटी अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम इसमें प्रोहिबिट किया गया था, कोई भी मिलिट्री बेस नहीं बनाएगा अंटार्कटिका में, ना ही वहाँ पे कोई वेपन टेस्टिंग होगी। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इंडिया इज अ कंसल्टेटिव मेंबर ऑफ द ट्रीटी गिविंग इट द राइट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग फॉर द कॉन्टिनेंट। सो स्टेटमेंट 2 जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड है द ट्रीटी एक्सप्लिसिटली अलाउज फॉर द कमर्शियल माइनिंग ऑफ मिनरल्स इफ कंडक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल ओवरसाइट। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की तो 1991 में मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था और इस प्रोटोकॉल में अंटार्कटिक ट्रीटी मतलब इसमें इम्पोज किया गया था स्ट्रिक्ट बैन ऑन ऑल माइनिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च की बात की गई थी और जितने भी माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसको कम्प्लीटली बैन किया गया था। मैड्रिड प्रोटोकॉल में ये बात कही गई थी जो कि हुआ था मैड्रिड प्रोटोकॉल 1991 में। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हो जाती है हमारी इनकरेक्ट। हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The 16th Constitutional Amendment Act 1963 was a response to secessionist tendencies. Which fundamental right was specifically restricted by this amendment? So the right answer is option B, freedom of speech and expression, Article 19. So ये जो है basically 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती है किस पे, आर्टिकल 19 पे। तो इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड किया गया था 16th अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन सा था, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया ये जो है ये एज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऐड किया गया था 1963 में, और अमेंडमेंट कौन सा था, 16th अमेंडमेंट, 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से अमेंडमेंट में एक तो टोटल 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, ये आपको याद होना चाहिए। 8 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है और इन 8 में से ओरिजिनल कितने थे, ओरिजिनल जो थे वो 4 थे एंड बाकी 4 जो हैं वो बाद में ऐड किया गया था। और जो 1963 में ऐड किया गया था 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत वो कौन सा था, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। The next question is consider the following statements regarding the अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ डिजाइन टू एक्ट एज एन अम्ब्रेला बॉडी दैट फंड्स एंड कोऑर्डिनेट्स रिसर्च अक्रॉस बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ये जो रिसर्च फाउंडेशन है ये पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स दोनों के लिए ही क्या करेगी, फंड करेगी, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अनलाइक द प्रीवियस साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एंड द ANRF इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसे हेड कौन करेगा, इसके जो हेड होंगे एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पे, इट mandates that 50% of its total funding must be sourced from the private sector to promote industry academic linkages। So यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज कोई भी ऐसा रिजिड पैटर्न नहीं है, कोई भी ऐसी जो है 50% की बाउंड्री ये मैंडेटरी नहीं की गई है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द प्रपोज्ड विकसित भारत शिक्षा आदि स्थान बिल, व्हाट इज द प्राइमरी शिफ्ट इंटेंडेड इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन। सो द राइट आंसर इज to separate the functions of regulation, accreditation and funding to avoid conflicts of interest। So ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइलेंट वैली मूवमेंट ऑफ द 1970s इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन इंडियन एनवायरमेंटल हिस्ट्री बिकॉज। साइलेंट वैली मूवमेंट से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम अ मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू इकोलॉजिकल कंसर्न्स एंड पब्लिक प्रेशर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जो था ये बेसिकली कहाँ का है, स्टेट कौन सा है, केरला। सो ये पतंजलि, और ये जो था ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है इसको कैंसिल किया गया था ड्यू टू इकोलॉजिकल कंसर्न्स की वजह से एंड पब्लिक प्रेशर की वजह से। सो यहाँ पे स्टेटमेंट बी जो हो जाएगी हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट है यहाँ पे, रिगार्डिंग द इनकम डिस्टेंस क्राइटेरियन इन फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो यहाँ पे हमने करेक्ट बताना है इनकम डिस्टेंस से रिलेटेड, ये हमने कल भी पढ़ा था। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, इट मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन द फिस्कल डेफिसिट ऑफ अ स्टेट एंड द फिस्कल टारगेट सेट बाय द FRBM एक्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है, इट इज़ यूज एज ए टूल टू प्रोमोट हॉरिजॉन्टल इक्विटी अमंग स्टेट्स विद वेरिंग रेवेन्यू रेजिंग कैपेसिटीज। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड है, अ हायर इनकम डिस्टेंस रिजल्ट्स इन अ लोअर शेयर ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट, बिकॉज अ हायर इनकम डिस्टेंस रिजल्ट्स इन अ हायर शेयर ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट्स, दैट्स वाई लोअर नहीं होगा, यहाँ पे हायर होगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।